हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग एंड द मॉडल ऑप्टिमाइजेशन। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ओके, तो लेट्स बिगिन विद हाइपर पैरामीटर क्या है एंड ये पैरामीटर से कैसे डिफरेंस होते हैं। ठीक है, सो वी हैव द टू टर्म्स, अ पैरामीटर एंड अनदर इज हाइपर पैरामीटर। ओके, सो लेट्स स्टार्ट व्हाट इज पैरामीटर। तो वी हैव द ट्रेनेबल पैरामीटर। तो ये क्या है, ये ऐसी वैल्यूज हैं जो मॉडल है पहले तो खुद से लर्न करता है। ठीक है, मॉडल ने कुछ प्रेडिक्शन निकाली, कुछ सीखा और उसके बेसिस पे जो वैल्यूज अपडेट हो रही है, ठीक है, मॉडल जो खुद से अपडेट कर रहा है दैट इज अ पैरामीटर। ठीक है, जैसे लीनियर रिग्रेशन में हमारे कोफिशिएंट्स हैं, वेट्स हैं, बायस हैं, ठीक है, डिसीजन बाउंड्री वैल्यूज हैं, जो भी हमारी वैल्यूज ड्यूरिंग लर्निंग प्रोसेस में अपडेट हो रही हैं दैट आर द पैरामीटर्स। ओके, हाइपर पैरामीटर्स क्या हुए? हाइपर पैरामीटर्स वो हैं जो वैल्यूज मैं पहले से सेट करके दे रही हूँ, मेरे मॉडल को मैंने ये वैल्यू सेट करके दे दी, उस बेसिस पे वो जो लर्निंग कर रहा है एंड दैट इज हाइपर पैरामीटर्स। ओके, तो जैसे लर्निंग रेट हम एनएन में जो हमारे न्यूरल नेटवर्क है उसमें हम देते हैं, या जैसे नंबर ऑफ ट्रीज मैंने डिफाइन किया कि मुझे 5 ट्री बनाना है, उसके बाद आई विल फाइंड माई एवरेज, जो आंसर है वो निकालूंगी। ठीक है, ये 5 ट्री बनाना दैट इज जो मैंने पहले से डिफाइन कर दिया मेरे मॉडल को, सिर्फ 5 ट्रीज ही बनाना, उस पे ही हम टेस्ट करने वाले हैं, दैट इज हाइपर पैरामीटर। बट ड्यूरिंग उस स्टेज पे जो टेस्ट हो रहा है उसके बाद जो उसमें चेंज हो रहा है, जो गिनी मिक्स है जिसके बेसिस पे हम फीचर्स डिवाइड कर रहे हैं, ये हर बार चेंज हो रहा है, इन्फॉर्मेशन गेन जो हर बार चेंज हो रहा है, क्या हो गया, दीज आर द पैरामीटर जिसके बेसिस पे हम कुछ डिसीजन ले पा रहे हैं। हाइपर पैरामीटर मैनुअली हम सिलेक्ट कर रहे हैं, हम मॉडल को बता रहे हैं। पैरामीटर्स है जो हम मैनुअली नहीं कर रहे, ऑटोमेटिकली मॉडल लर्न कर रहा है फ्रॉम डेटा, अपडेट हो रहे हैं जब जब हमारा मॉडल प्रोसेस कर रहा है। ठीक है, होप सो यू गेट द डिफरेंस पैरामीटर्स एंड हाइपर पैरामीटर्स। पैरामीटर्स ऑटोमेटिकली ट्रेन होते हैं, उसमें ह्यूमन एज ए ह्यूमन हमें कोई कमांड नहीं करनी, बट हाइपर पैरामीटर्स वो होते हैं जो हम सेट करते हैं वो ट्रेनिंग जब से हमारी स्टार्ट होती है उससे पहले। एंड दीज आर द फिक्स वैल्यू, अगर मैंने इसको पहले एक बार सेट कर दिया ड्यूरिंग जब भी वो लर्निंग हो रही है मॉडल की, तो आई विल नॉट एबल टू चेंज इट। देन अगर हमारा अच्छे से ट्यून नहीं हो पा रहा, जैसे मैंने हाइपर पैरामीटर मुझे समझ में आ गया कि these वैल्यूज मुझे सेट करनी है, तो बस मैंने सही से मैंने सीखा ही नहीं भाई कि कैसे हाइपर पैरामीटर को ट्यून करना होता है, ऐसे अपनी मर्जी से पढ़ के थोड़ा मोटा कर रहे हैं। उसकी वजह से क्या आ सकती है, देयर कैन बी द टू प्रॉब्लम्स जो हम फेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज अंडर फिटिंग, सेकेंड इज ओवर फिटिंग। तो आई नो आप इन टर्म से थोड़ा थोड़ा तो सुनी सुनी टर्म्स है, राइट, फैमिलियर हो गए इन टर्म से। अंडर फिटिंग क्या होता है? जब हमारा मॉडल इतना सिंपल हो, इतना बेसिक मॉडल हो कि वो जो पैटर्न्स हैं, इजी पैटर्न्स हैं, उसको भी कैप्चर ना कर पाए, जो पैटर्न्स उसको करने चाहिए वो भी नहीं कर पा रहा। हमारा मॉडल इतना सिंपल, इतना हमने इतनी बेसिक है एल्गोरिथम लगा ली कि वो जो मॉडल है वो कैप्चर ही नहीं कर पा रहा पैटर्न्स को फ्रॉम द डेटा। ठीक है, उसकी वजह से वो क्या होगा, स्क्रीन में भी फेल होगा, एज वेल एज सर्चिंग पे भी फेल होगा। ठीक है, तो हमारा मॉडल क्या हो गया, टू सिंपल that is unable to capture the patterns when perform badly on both training and the test. ठीक है, question training दोनों पे वो fail हो रहा है, that is due to underfitting. And then coming to the overfitting, overfitting में क्या है, जब हमारा मॉडल है बहुत कॉम्प्लेक्स, हमने बहुत सारे फीचर्स डाल दिए, बहुत ज्यादा न्यूरल नेटवर्क की हिडन लेयर्स बना दी, जिसकी वजह से क्या होगा, उसने हर एक चीज क्रैम कर लिया। ठीक है, वर्ड एक एक चीज जो भी है हमारे डेटा उसको रैप कर लिया कि हाँ, के बाद 2 आ रहा है, 2 के बाद 3 आ रहा है, 3 के बाद 4 आ रहा है। ठीक है, तो मैंने उसको अगर कोई नंबर दे दिया 2.5, तो प्रिडिक्ट ही नहीं कर पा रहा। बट अगर 2 है तब उसके लिए बहुत अच्छा आंसर कर रहा है, क्योंकि उसका नहीं है, उसके लिए वो बहुत अच्छे से सही से आंसर कर रहा है। जब भी मैंने उसको अपनी वैल्यू दी 2.5, देख रहा है कि मैंने तो 2.5 पढ़ा ही नहीं, मैंने 2 पढ़ा, 3 पढ़ा, 4 पढ़ा, 5 पढ़ा, इसकी वजह से क्या होगा, इट परफॉर्म रियली वेल ऑन ट्रेनिंग सेट बट फेल कर जाएगा जब भी हमारे पास एक न्यू डेटा या अनसीन डेटा आएगा। ठीक है, अंडर फिटिंग क्या है, मॉडल मेरे बेसिक पैटर्न्स को भी कैप्चर नहीं कर पा रहा है, जिसकी वजह से वो दोनों डेटा सेट फेल कर रहे हैं, ट्रेनिंग पे भी एंड टेस्टिंग पे भी। वेयर एज जो मेरा ओवर फिटिंग है, ओवर फिटिंग इतना स्मार्ट है, उसने रट्टा ही लगा लिया, उसने सब पढ़ लिया कि ओके एक ही चीज पढ़ ली। ठीक है, जिसकी वजह से वो ट्रेनिंग जो ट्रेनिंग डेटा सेट है उस पर तो अच्छा काम कर रहा है, जब भी मैंने उसको न्यू वैल्यू दी, अननोन डेटा दिया, तब उस पे वो फेल कर जाएगा। ठीक है, तो अगर मेरा हाइपर पैरामीटर मेरी अच्छे से नहीं हो रही है, ट्यूनिंग अच्छे से नहीं हो रही है, तो आई विल फेस दीज टू प्रॉब्लम, अंडर फिटिंग एंड द ओवर फिटिंग। क्या मतलब है, देखो हमने अंडर फिटिंग में भी देखा प्रॉब्लम आ रही है कि हाँ, टेस्टिंग में भी नहीं
स्ट्रिंग में भी फेल हो गया। वो फिटिंग में मैंने देखा कि वो नए डेटा पे काम नहीं कर पा रहा। दोनों में दिक्कत है ना, मेरा भाई फाइनल आउटपुट जो चाहिए वो फंडिंग में भी अच्छा काम करे, उसके बाद जो मेरा फाइनल में कुछ नई इनपुट दे रही हूँ, मेरा मॉडल इतना स्मार्ट हो कि वो उसको आंसर कर सके। एग्जैक्टली सेम ना करे, एटलीस्ट कुछ तो उसके रिलेटेड हो ना। क्या होता है, वी डिड द हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग, जो काम होता है, एक अगर कोई अननोन डेटा आ रहा है भी इससे हमारा मॉडल कर सके। So it is a discipline of navigating between these two extreme, मतलब टेस्टिंग एंड जो भी ट्रेनिंग है उसके बीच में जो डेटा होगा उस पे जब हमें वैल्यूज निकालनी है, एंड फाइंडिंग द ऑप्टिमम जोन ऑफ द जनरलाइजेशन। तो जनरलाइजेशन क्या होता है, जो भी अनसीन डेटा पे भी वो ढंग से काम कर सके, एंड हमें एक ऐसा स्पोर्ट निकालना है जो अंडर फिट भी ना हो, ओवर फिट भी ना हो, बिटवीन बिटवीन हो, जिसे इतना रट्टा भी ना मारे, ऐसा भी ना हो जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा, जो बेसिक चीजें भी नहीं ले पा रहा है। जो ये काम करता है वो क्या करता है, हाइपर पैरामीट्रिक ट्यूनिंग वो काम करता है, वो ऐसे पॉइंट निकालता है जो अंडर फिटिंग एंड ओवर फिटिंग के बीच में हो, और वो इतना अच्छे से वर्क कर पाए जब भी मेरे पास अननोन डेटा भी आ रहा है। ठीक है, देयर आर द थ्री टेक्निक्स जिससे हम हाइपर पैरामीटर को ट्यून कर सकते हैं। ठीक है, तो वन बाय वन को कवर करेंगे। सबसे पहले वी हैव द ग्रिड सर्च। सो ग्रिड सर्च जैसे हम धीरे से पढ़ते हैं तो उसमें सबसे पहले क्या होता है, ब्रूट फोर्स हम लगाते हैं। ब्रूट फोर्स क्या है, क्या करता है, ऑप्टिमल सोल्यूशन तो नहीं देता, वो क्या करता है, सारे पैटर्न जितने भी मेरे पॉसिबल वेज हैं उससे हम सोल्यूशन निकालने का ट्राई करते हैं। क्वाइट सिमिलर, ब्रूट फोर्स यही कर रहा है, जितने भी कॉम्बिनेशन बन रहे हैं हाइपर पैरामीटर्स के, मैं हर एक कॉम्बिनेशन ले रही हूँ, हर एक को टेस्ट कर रही हूँ, उसके बाद जिससे मुझे अच्छा आंसर आ रहा है मैं उसको चूज करती हूँ। ठीक है, मैं देखो अगर मेरे पास बहुत सारे हाइपर पैरामीटर्स हैं तो वहाँ कॉम्प्लेक्स हो जाएगा मेरा ये, जैसे एक एक कॉम्बिनेशन बनाना है, फिर उसके बाद उसको टेस्ट करना है, उसके बाद उसमें मुझे फाइनल आंसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सो यू डिफाइन अ grid a set of discrete value for each parameter, and the algorithm then trains and evaluate the model at every single combination of value on that grid। तो इसमें क्या कर दिया मैंने, जैसे c की वैल्यू डिफाइन की तो c की वैल्यू के लिए मैंने कुछ कुछ वैल्यूज दे दी। अभी मेरे को नहीं पता मेरे इस डेटा सेट के लिए कौन सी c की वैल्यू इज बेस्ट। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, मैंने कुछ अपनी तरफ से वैल्यूज असाइन कर दी, 0.1 1 एंड 10, राइट। उसके बाद मैंने कर्नल यूज कर रही हूँ, तो कर्नल के लिए मैंने लीनियर एंड आरबीएफ मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया। ठीक है, तो ये ग्रिड सर्च क्या करेगा, ठीक है, वो ऐसे भी अगर कोई डेटा है, ठीक है, इसमें ये क्या करेगा, मैं 0.1 लीनियर के साथ भी करके देखूंगी, 0.1 आरबीएफ के साथ भी करके देखूंगी, 1 को लीनियर के साथ भी करूंगी, 1 को आरबीएफ के साथ भी करूंगी, 10 को लीनियर के साथ भी करूंगी एंड आरबीएफ के साथ भी करूंगी। तो ये क्या करेगा, इसमें हर एक का कॉम्बिनेशन बनाया, मतलब पहले वो 0 1 एंड लीनियर को टेस्ट कर रहा है, मेरे मॉडल में कैसे प्रेडिक्शन आई, देन यहाँ पे इसने टेस्ट किया, यहाँ पे इसने टेस्ट किया, यहाँ पे टेस्ट किया, तो हर एक को टेस्ट करेगा और हमें बेस्ट सोल्यूशन देगा। ठीक है, तो इसमें हम बोल सकते हैं कि हमें बेस्ट सोल्यूशन मिलने के बहुत चांसेस है, इट इज टाइम कंज्यूमिंग एंड कॉम्पिटिशनली एक्सपेंसिव है। ओके, लेट्स सी प्रोज एंड कॉन्स। सो इसके बेनिफिट्स क्या है, पहले तो देखो, सबसे पहले ये है कि हमें पूरा श्योरिटी है कि हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन ही मिलने वाला है। ठीक है, तो ये हर किसी के लिए रन करेगा एंड वी गेट द सेम रिजल्ट। इसमें हमारे पास क्या है कि जो भी ये चल रहा है, हाँ, जब भी हमारे पास एक पैरामीटर रहती है एन अंडरस्कोर जॉब, जिसमें से मैं -1 करती हूँ, तो ये जितनी भी प्रोसेसेस हो रही है सारी की सारी क्या है, एक ही बार में पैरेलली चलेंगी, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, जो भी हमारा इतना टाइम कंज्यूम हो रहा है वो इतना टाइम नहीं लगेगा। एंड इसमें सबसे इम्पोर्टेंटली जितने भी रिजल्ट आएंगे हर एक कॉम्बिनेशन जिसको हम स्टोर करवा रहे हैं फुल एक टेबल फॉर्म में, जिसमें हम देख सकते हैं कि कौन सी सबसे बेस्ट है। ठीक है, उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्या है, पहले तो हमें बेस्ट कॉम्बिनेशन मिल जाएगा। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या है कि सारे रिजल्ट हैं वो ट्रांसपेरेंट है, हम देख सकते हैं कौन सा अच्छा है कौन सा बुरा है। एंड इफ अगर हम एन जॉब इक्वल टू -1 में रख रही हूँ तो सारी की सारी वैल्यूज है मेरी पैरेलली वर्क करेंगी, तो उससे क्या होगा, हमारा टाइम बच जाएगा, हमारा कॉम्पिटिशन जो स्पीड है वो बढ़ जाएगी। बट सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, मैं सारे कॉम्बिनेशन ट्राई करूँ कितना एग्जॉस्टिंग है ना, कितना एग्जॉस्टिंग है। अब अभी आप देखो, अभी हमने सिर्फ तीन तीन पैरामीटर्स लिए, तीन थ्री, हमने थ्री की वैल्यूज ली, हम करने के लिए आई टेक द टू वैल्यूज, राइट। फिर हमारे पास इतने कॉम्बिनेशन बन गए, बट इन रियल लाइफ तो हमारे पास कितने पैरामीटर्स होंगे, है ना।
मैं उसको एक-एक करती रहूँ, कितना टाइम कंज्यूमिंग है। इसमें ये भी प्रॉब्लम है कि देयर इज़ अ कॉज़ ऑफ डायमेंशनैलिटी, जिसकी वज़ह से क्या होगा कि डायमेंशंस बहुत ज़्यादा हो जाएँगी एंड हर एक-एक बार में रिज़ल्ट निकालना इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ठीक। तो यहाँ पे हमें एक एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, जहाँ पे हमें क्या पता है 5 हाइपर पैरामीटर्स गिवन हैं, 5 वैल्यूज़ ईच। 5 पैरामीटर हाइपर पैरामीटर्स गिवन है, उनकी 5 ही वैल्यूज़ हैं आगे-आगे एंड उसके बाद 5 फोल्ड क्रॉस वैलिडिफिकेशन दिया हुआ है। तो 5 रेज़ टू पावर 5 हो जाएगा क्योंकि 500 को 500 के साथ हम करेंगे ट्राई एंड इंटू क्योंकि 5 हमने 5 टाइम हम इसको क्रॉस वैलिडेशन कर रहे हैं तो हम इंटू 5 कर दिया। तो मेरे पास क्या हो गया, मुझे बेस्ट निकालने के लिए मेरे को उतनी बार मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा। सो व्हिच इज़ वेरी मच कॉम्प्लिकेटेड। सिमिलरली अगर एक और एग्ज़ाम्पल दिया हुआ है, मैंने अगर एक और हाइपर पैरामीटर को ऐड कर दिए, देखिए जिसकी वैल्यू 5 ही है, ठीक है? 5 रेज़ टू पावर 6 हो गया, इंटू 5 हो गया तो हम देख सकते हैं, सिर्फ़ एक पैरामीटर को ऐड करने के बाद यू कैन सी change in the number 15,000 to it is 78,000. So we can say nearly 3 times, या नियरली 3 टाइम्स हो गया जस्ट मैंने जब एक हाइपर पैरामीटर को ऐड किया। क्या है सिर्फ़ इसका यही डिसएडवांटेज है कि हमारे पास क्या है कि हमें हर एक कॉम्बिनेशन को करना पड़ेगा एंड व्हिच इज़ नॉट रियली पॉसिबल एंड इतना सही एंड हम इसको डेफिनिटली यूज़ नहीं कर पाएँगे जब हमारे पास बहुत ज़्यादा पैरामीटर्स होंगे, ओके। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट दैट इज़ अ रैंडमाइज्ड सर्च। रैंडमाइज्ड में हम क्या करते हैं, इट इज़ वेरी ईज़ी। पहले तो ग्रिड सर्च में ये प्रॉब्लम था कि भाई मेरे को सारे पैरामीटर्स लेने पड़ रहे हैं। रैंडम सर्च क्या करेगा, रैंडम सर्च होगा, मैं रैंडमली कॉम्बिनेशन बनाऊँगा। वो बोले मैं नहीं इतना सोच रहा कि सब सब में से मुझे बेस्ट निकालना है। मैं ये सोच रहा हूँ रैंडमली ट्राई करूँगा, जिसमें से बेस्ट आ गया चलो जी वही मेरा आंसर है। तो इसमें ये ऐसे ही कर रहा है तो इट्स सॉल्व द कॉम्पिटिशन प्रॉब्लम ऑफ ग्रिड सर्च। randomly sample a fixed number of combinations from the parametric tree, ठीक है। फिक्स नंबर कॉम्बिनेशन से कुछ चूज करेगा बट वो क्या होंगे रैंडमली चूज किए जाएंगे। तो इसके जो हमारे पास बेनिफिट्स हैं वो क्या हैं, सबसे पहले तो बहुत बेटर है देन द ग्रिड सर्च क्योंकि यहाँ पे हमें हर एक पैरामीटर को हाइपर पैरामीटर को नहीं लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ऐसा हो सकता है, ये ऐसा हो सकता है कि हमें एक बहुत अच्छा सोल्यूशन मिल जाए जस्ट इन वन गो मे बी। एडिंग अ न्यू हाइपर पैरामीटर हाँ, जब मैं इसमें कुछ नया ऐड कर रही हूँ जैसे मैंने कोई हाइपर पैरामीटर ऐड कर दिया तो इतना फर्क नहीं पड़ेगा जितना मुझे ग्रिड सर्च में पड़ना था। एक हाइपर पैरामीटर से 3 टाइम्स मेरे को ज्यादा ट्रेनिंग करनी पड़ रही थी क्योंकि यहाँ पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा बिकॉज मुझे रैंडमली चूज करना है कुछ भी हो। एंड एंड यहाँ पे क्या होगा जो सैंपल्स हैं वो फुल स्पेस से भी ले सकते हैं, ऐसे हमें कोई डिफाइंड सबसेट से नहीं लेने की जरूरत, ठीक। तो ये बेटर हमें काइंड ऑफ बेटर डिफिसिट को समझ के हमें दे सकता है सॉल्यूशन। देन अभी इसका क्या है, इसके जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, जैसे वेट सर्च ने तो हमें क्या बोला कि मैं सबसे बेस्ट सॉल्यूशन दूंगा बट रैंडम सर्च में ये हो सकता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट हाइपर पैरामीटर है या जो बिल्कुल हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन दे सकता है वो ही मिस हो जाए क्योंकि रैंडम में तो कुछ भी आ सकता है ना। तो इसमें क्या है, ऐसा हो सकता है कि जो इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन है वो मिस हो गया, ठीक है। तो इसकी जो सबसे डिसएडवांटेज यही है कि बहुत ज्यादा चांसेस है कि मेरा ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिस हो सकता है। बहुत रेयर चांसेस है कि मुझे 1 गो में, 2 गो में या ऐसे सॉल्यूशन मिल जाए, ठीक है। एंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन के चांसेस आर वेरी रेयर, देयरफॉर ये इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। एडवांटेज ये है कि टाइम बचाता है, हमारी स्पेस बचती है। मुझे हर एक पैरामीटर को नहीं देखने की ज़रूरत या मुझे ऐसे पैरामीटर पहले डिफाइन करने की भी ज़रूरत नहीं कि इस में से ही लो। आप जो मर्ज़ी ले लो क्योंकि मुझे तो रैंडम सर्च करना है, ठीक है। नाउ द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट दैट इज द बेसिक ऑप्टिमाइजेशन। क्या है, जब भी मेरे को एक ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है बट मुझे मिनिमम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, ठीक है। फिर हम बेसिक ऑप्टिमाइजेशन को परफॉर्म कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं जैसे आई हैव मुझे सिर्फ 10 बार जमीन को खोद सकती हूँ, मेरे को एक कंडीशन गिवन है कि मेरे को अगर मुझे पता चला एक पीस ऑफ लैंड है, आई हैव अ पीस ऑफ लैंड, ओके कुछ लैंड है, इसमें कहीं पे गोल्ड कॉइन्स हैं, ठीक है, कहीं पे सिंपल कॉइन्स हैं, किसी मेटल के कॉइन्स हैं और कहीं कहीं पे गोल्ड कॉइन्स हैं, ठीक है। तो अब मुझे क्या अलाउड है कि मुझे सिर्फ 10 बार खोद सकती हूँ मैं,
जितना मर्ज़ी डीप खोदूँ, बस सिर्फ़ 10 बार 10 एरिया 10 पॉइंट्स को ही चूज़ कर सकती हूँ, राइट? तो उसके बाद मैंने क्या किया तो अगर मैं ग्रिड सर्च लगाऊँ, ग्रिड सर्च क्या बोलते हैं भई एक-एक एरिया को स्टार्ट कर दो सर्च करना, ठीक है? तो इसमें क्या किया मैंने पहले ये सर्च किया, माइट ये हो सकता है कि इसमें कुछ ना मिले, फिर ये सर्च किया, ये सर्च किया, ये सर्च किया, ये सर्च किया। इसकी वज़ह से क्या हो गया भई 10 मेरे जो 10 जो चांसेस थे वो ऐसे ही निकल गए, ठीक है? तो बट अगर उसके बाद रैंडम सर्च करें, नेट सर्च क्या बोलते हैं? मुझे सारे को ही देखना पड़ेगा, सारी पॉसिबिलिटीज़ को चेक करना पड़ेगा। यहीं पे अगर मैं रैंडम सर्च लगाऊँ, रैंडम सर्च ने क्या किया, ये हम लेते कलर चेंज करके दिस इज़ फॉर रैंडम सर्च, तो रैंडम सर्च ने यहाँ पे खोदा, यहाँ पे खोदा, यहाँ पे खोदा, यहाँ, कहीं पे भी वो ऐसे खोदता रहा, ठीक है? तो मुझे क्या है, फिर भी बेटर सॉल्यूशन मिल सकता है क्योंकि कहीं न कहीं पे कॉइन्स हैं, ठीक है? फिर उसके बाद आया बेस ऑप्टिमाइज़ेशन, वो बोलता है थोड़ा-सा आपको पहले एनालाइज़ करो, ऐसे ही नहीं कहीं पे भी खोदना शुरू कर दो। तो वो क्या करेगा, पहले वो एनालाइज़ करेगा कि ओके मेरे पास इतने पीस लैंड हैं, यहाँ-यहाँ होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हैं। तो वो यहाँ पे खोदेगा, यहाँ पे मिला, ठीक है, तो उसके आस-पास निकालेगा रिज़ल्ट, अगर उसके आस-पास नहीं मिलता, बाय चांस फर्स्ट दिख उसको नहीं मिलता, तो वो क्या करेगा कि ओके मुझे लोकेशन चेंज करना चाहिए। इसमें क्या है, ये प्रीवियस मेमोरी को लर्न करती है कि यहाँ पे मैंने ये रिज़ल्ट निकाला था एंड क्या ये रिज़ल्ट अच्छा आ रहा है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट वो आगे प्रोसीड करेगा, ठीक है? अगर बुरा रिज़ल्ट है तो आगे प्रोसीड नहीं कर पाएगा। तो ये पुराने जो भी अपना उसका प्रीवियस रिज़ल्ट है उसको समझता है एंड हमें बेटर सॉल्यूशन देता है। तो इसको बेसिकली तभी यूज़ करते हैं जब मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन भी चाहिए और मुझे मिनिमम स्टेप्स परफॉर्म करने हैं, राइट? तो इसके क्या है, प्रोस क्या है? देखो बेटर सॉल्यूशन मिलता है विथ फ्यू मॉडल इवैल्यूएशन करनी पड़ती है, देन द रैंडम सर्च से, ओके? सेकंड इज़ लर्न फ्रॉम हिस्ट्री जो पुराने मेरे मॉडल हैं। बाकी अगर मैं ग्रिड सर्च एंड रैंडम सर्च की बात करूँ, वो अपने प्रीवियस डेटा को प्रीवियस लर्निंग अपने साथ नहीं रखते, वो साथ-साथ भूल जाते हैं। उसको पता नहीं मैंने प्रीवियस में जो किया अच्छा था, बुरा था, नहीं। बट बेसियन ऑप्टिमाइज़ेशन क्या करता है, वो अपने प्रीवियस वैल्यू को याद रखता है कि ओके मुझे ये रिज़ल्ट मिला था एंड उसके बाद ही वो कंटिन्यू करता है। ये मॉडल इतना स्मार्ट है जो भी हमारे पास बैड रिजल्ट्स आ रहे हैं, बैड रीजंस आ रहे हैं, उसको वो इज़िली निग्लेक्ट कर सकता है, ठीक है? ये कुछ उसके प्रोज़ हैं एंड बट इसमें क्या है, इसके डिसएडवांटेज क्या है कि थोड़ा-सा कॉम्प्लेक्स है समझना भी और साथ में इम्प्लीमेंट करना भी लिटिल ये कॉम्प्लेक्स है क्योंकि उससे पहले जैसे हमने इसमें देखा कि जो पहले-पहले ग्राउंड को जो भी एरिया है उसको सर्च किया, किस-किस जगह पे हो सकता है, पॉइंट्स होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, वो सब निकाला, उसके बाद उसने ये सब किया। इसमें ऐसा है कि हमें थोड़ा-सा ऑब्वियसली स्टडी करना पड़ेगा, कुछ हमें बेसिक नॉलेज होना चाहिए, तभी हम इसको लगा सकते हैं, ओके? हाँ। इसमें ऐसा है जो भी इसमें इंटरनल प्रोसेसिंग हो रही है, उसका हमें कोई भी नॉलेज नहीं होगा। जैसे हमारे पास ग्रिड सर्च में क्या था, वी हैव द वैल्यूज़ हम देख सकते थे जो हमारे पास टेबुलर फॉर्म में थी, ओके। देन वी हैव द क्रॉस वैलिडेशन, क्रॉस वैलिडेशन में हम क्या करते हैं डेटा सेट को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेनिंग एंड टेस्ट हमने पढ़ा हुआ है किस लिए यूज़ करते हैं। वैलिडेशन में क्या है वो इवैल्यूएट करते हैं कि जो हाइपर पैरामीटर्स हैं वो सही से ट्यून है या नहीं है, सही से वर्क कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। ओके, तो हम अगर हमारे पास कम पैरामीटर्स हैं एंड कम स्पेस है तो हम ग्रिड सर्च को अप्लाई करेंगे। जब हमारे पास बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, लार्ज स्पेस है, तब हम रैंडमाइज़्ड सर्च को यूज़ करेंगे। जब हमारे पास कॉम्पिटिशन एक्सपेंसिव मॉडल्स हैं, तब हम बेस्ड ऑप्टिमाइज़ेशन को यूज़ करेंगे। जब हमें चाहिए कि मुझे सही से सॉल्यूशन मुझे ऑप्टिमल सॉल्यूशन ही चाहिए, देन आई विल यूज़ अ ग्रिड सर्च। मेरे पास कम टाइम है, इतना टाइम मैं नहीं दे सकती हूँ, देन आई विल यूज़ अ रैंडमाइज़्ड सर्च। फिर मैक्सिमम परफॉर्मेंस मुझे परफॉर्मेंस बहुत अच्छी चाहिए दैट इज़ बेसियन सर्च, ओके। हाँ। तो सबसे पहले हम वैसे ग्रिड सर्च से ही स्टार्ट करते हैं व्हेन वी यूज़ अ रैंडम सर्च। तो हमने 3 सर्च हाइपर पैरामीटर पढ़ा, पैरामीटर्स पढ़ा, देन उसके बाद 3 जो प्रोसेसेस हैं वो पढ़ा। उसमें से वी हैव द ग्रिड सर्च, देन वी हैव द रैंडमाइज्ड सर्च, देन वी हैव द बेसिक ऑप्टिमाइजेशन एंड तीनों के यूज़ केसेस एंड द एडवांटेज डिसएडवांटेज को कवर किया। If you still have any doubt, just comment it down and do like it, share and subscribe for more machine learning videos.